अब ये हेडिंग है पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका पाथ कैसा होगा। तो हमें पाथ की केवल दो सिचुएशन ही डिस्क्राइब करनी है यहाँ पर, जिसमें से फर्स्ट सिचुएशन आपके सामने ये लिखी है, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड in a uniform electric field in such a way that its initial velocity u equal to 0। सबसे पहले ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा। चार्ज पार्टिकल ऐसे रखा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ध्यान दीजिए, एक आप ये लाइन बनी हुई देख रहे हैं, एक लाइन नीचे बनी हुई देख रहे हैं, और ये लाइन आपकी इस तरह से है कि यहाँ पर ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, कितनी प्लेट्स हैं यहाँ पर, दो प्लेट्स। जैसे कि एक प्लेट ये है आपकी और इसी के ऊपर हमने एक प्लेट ये रख दी। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दो पैरेलल प्लेट्स में से एक ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी नीचे वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ऐसा करने से दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस बनाई हुई हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ये देखिए लाइनों का एरो कहाँ बना है, नीचे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ डाउनवर्ड से। अब यहाँ देखेंगे, एक हमने चार्ज पार्टिकल ये रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है और u इक्वल टू 0 लिखा, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये देखो एरो लगा है, डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पर डाउनवर्ड ही फोर्स लगेगा। इसी तरह से ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो अपोजिट कहाँ, अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स लगेगा इसमें। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स के कारण स्ट्रेट लाइन पाथ पर पार्टिकल चलने लगेगा। इसी तरह से इस वाले पार्टिकल पर भी एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगा। याद रहे, जब हम रखेंगे चार्ज पार्टिकल को, इनिशियल वेलोसिटी 0 करेंगे, तब इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये नीचे से ये लिख भी देंगे, पाथ ऑफ द पार्टिकल बिकम्स स्ट्रेट लाइन। तो एक सिचुएशन तो ये है कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, रेस्ट में रख दिया, इसके बाद फिर वो स्ट्रेट लाइन पर चलने लगा। दूसरी सिचुएशन ये समझें, दूसरी सिचुएशन ये है, इफ़ अ चार्ज्ड पार्टिकल इज थ्रोन इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें ध्यान से, ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में ये जो एरो बने हुए हैं ये क्या हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया कि एक ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल इसमें रखा नहीं, बल्कि बाहर से हमने इसको थ्रो किया। बाहर से जब हमने थ्रो किया तो ये पार्टिकल चलते 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 जब यहाँ पॉइंट ओ पर आया, तो जैसे ही ये पॉइंट ओ पर आया वैसे ही उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई, ये ई है, और ये जो पार्टिकल जब एंटर कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें ये सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, उस समय पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लगा एफ। तो वैसे तो ये इनिशियली एक्स एक्सेस के अलोंग जा रहा था पार्टिकल, ये देखो एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस। तो इनिशियली एक्स एक्सेस के अलोंग पार्टिकल जा रहा था,
लेकिन इसमें वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगने लगा तो ये पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। और डेविएट होने पर क्या हुआ, ये देख रहे हैं, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व पर पार्टिकल चलने लगता है और चलते चलते जब यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने, P, तो इस पॉइंट पर पहुँचने पर ये अब पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल गया। इसके जैसे ही ये बाहर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो एंटर किया था जब, तब उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस थी और कितनी थी, v0। लेकिन जब ये यहाँ से एग्जिट किया तब इसकी वेलोसिटी v है, और ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, ये y एक्सेस है। तो जो एग्जिट किया जब, तब वेलोसिटी ने पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कितना एंगल बनाया, अल्फ़ा। इसलिए हमने इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, v cos अल्फ़ा और v sin अल्फ़ा। ये जो एंगल अल्फ़ा है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक बात ध्यान देना है कि O से चलते 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 ये पार्टिकल P पर पहुंचा, इसमें कुछ टाइम लगा होगा। उस टाइम में एक्स एक्सेस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने, स्मॉल एक्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्मॉल एक्स डिस्टेंस कवर की एक्स एक्सेस में, और ये वाई डिस्टेंस कवर की वाई एक्सेस में। इसका मतलब है कि इसने एक्स एक्सेस में भी डिस्टेंस कवर की, वाई एक्सेस में भी डिस्टेंस कवर की। तो ये हुआ कि ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, यानी ये मोशन इन अ प्लेन, जो 11th में पढ़ा था, मोशन इन अ प्लेन जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, वही चीज़ है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सेस में जो डिस्टेंस है, इसको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखिए, इसमें यू एक्स क्या है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और x का मतलब है अलोंग एक्स एक्सेस। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस, देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस कितना है, v0, तो हमने यहाँ पर v0 रख दिया, इंटू टी टाइम है, प्लस हाफ। अब यहाँ ax क्या है, a का मतलब एक्सेलरेशन और सफिक्स में x है, तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सेस। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो y एक्सेस के अलोंग लग रहा है, x एक्सेस में फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब x एक्सेस में फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ x एक्सेस में फोर्स नहीं है, इसलिए x एक्सेस में एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए हमने ax की वैल्यू 0 कर दी है। तो अब हमारे पास सिर्फ इतना बचता है, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली तो v0 अपॉन में चला गया, तो ये x अपॉन v0 आ गया। ठीक है, तो हमने x डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाया था, अब हम y डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो देखेंगे ध्यान से, y डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में समझेंगे यू आई क्या है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस, इसी तरह से ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सेस। तो ज़रा ध्यान दें, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस, ज़रा देखो ये है y एक्सेस, तो क्या इनिशियली y एक्सेस के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी x एक्सेस में है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर ui की जगह पर 0 रख देंगे। अब ay क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सेस, तो भाई यहाँ पर y एक्सेस के अलोंग फोर्स लग रहा है, तो अगर फोर्स लग रहा है y एक्सेस के अलोंग तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, और वो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, f अपॉन m से, क्योंकि आप लोग जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, ma। तो इसी से हमने a निकाल लिया, a इक्वल टू f अपॉन m। ठीक है, अब यहाँ पर जो f है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आप लोग जानते हैं, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू का मतलब ये पार्टिकल का चार्ज और ई का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये F इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर F की जगह पर क्यू ई रख देंगे, और जो T था उस T की जगह पर हम ये रख देंगे। T हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब आप लोग कहेंगे कि ये वाला T यहाँ क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि O से लेके P तक जाने में T टाइम लगा, उसी T टाइम में X डिस्टेंस कवर की और उसी T टाइम में Y डिस्टेंस कवर की, तो टाइम तो दोनों डिस्टेंसेस के लिए सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ का टाइम उठा करके यहाँ रख दिया। जब हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो ये क्या है, ये जो है इक्वेशन निकल आया, जिस पाथ पर ये पार्टिकल चल रहा है उस पाथ का इक्वेशन आ गया ये। ठीक है,
तो इक्वेशन ऑफ द पाथ क्या है ये? इक्वेशन ऑफ द पाथ। अब यहां देखेंगे x में पावर 2 है और y में पावर 1 है। तो ये आप लोग जानते हैं, 11th में ही पढ़ चुके हैं कि अगर x में पावर 2 और y में पावर 1 है तो ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो जब ये इक्वेशन पैराबोला का है तो इससे हमें प्रूव हो गया कि जो ये पाथ है ये कैसा है? पैराबोलिक। तो हम नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर पाथ इज पैराबोलिक। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई कि ये हमारा पाथ जो है कैसा है? पैराबोलिक है। लेकिन याद रहे ये पाथ पैराबोलिक तभी होगा जब E और V0 के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ डेविएशन अल्फा V हम निकाल सकते हैं। तो ये देखो, एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? आप लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, V = U + AT पढ़ा था, वही चीज़ है ये। अब Vx का मतलब है फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ज़रा देखो ये है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? V cos अल्फा। तो हम यहाँ पर V cos अल्फा लिख देंगे। Ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? V0। तो ये देखो हमने यहाँ पर V0 रख दिया, और अभी अभी आपको मैंने बताया था कि Ax तो 0 है। तो ये हमारा आ गया V cos अल्फा = V0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम इस वेलोसिटी के लिए भी फार्मूला लगाएंगे जो y एक्सिस में है। तो Vy = Uy + Ay × t। Vy क्या है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और फाइनल वेलोसिटी देखो अलोंग y एक्सिस कितना है? V sin अल्फा। Uy तो आपका 0 हो जाएगा, वहाँ भी हमने जो है यहाँ पर ही Uy 0 रखा था, और Ay की जगह वही f/m हो जाएगा। f की जगह हम QE/m कर देंगे, और ये t की जगह पर क्या रखा हमने? x/V0। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर देंगे। तो हमने सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट किया, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे तो सेकंड में क्या लिखा है? V sin अल्फा। लो ये V sin अल्फा लिख दिया। डिवाइडेड बाई फर्स्ट किया तो फर्स्ट में क्या लिखा है? V cos अल्फा, तो अपन V cos अल्फा हो गया। इसके बाद फिर से सेकंड में क्या लिखा है? QE/m x/V0, QE/m x/V0, और फर्स्ट में क्या लिखा है? V0। अब ये तुम्हारा V0 का मल्टीप्लाई हो गया, तो QEx/mV0²। तो अब यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा = tan इनवर्स QEx/mV0²। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, गॉसेस थ्योरम। सबसे पहले हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, कोई भी किसी भी शेप का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्फेरिकल ही बनाएं, पर यह है कि स्फेरिकल बनाने में थोड़ा डेरिवेशन में आसानी रहती है, तो स्फेरिकल भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, और इसके सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया Q, पॉजिटिव चार्ज है ये। तुम लोग पढ़ चुके हो कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर एंड होता है उनका? इन्फिनिटी पर। तो ये देखो लाइंस ऑफ फोर्स हैं इस तरह से जा रही है। तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को पार करते हुए निकल रही हैं, पेनिट्रेट करते हुए निकल रही हैं, इन लाइंस ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था। क्या तरीका था वो? हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये हो गया स्मॉल एलिमेंट का एरिया। जो स्मॉल एलिमेंट है उसका एरिया कितना हो गया? ds।
अब हमें निकालना क्या है, फ्लक्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्लक्स का सिंबल क्या बताया था मैंने, फाई, सफिक्स में ई। क्यों सफिक्स में ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और डी लिख देंगे और स्मॉल एलिमेंट का है इसलिए। ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। एक बात याद रखेंगे, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है। स्फीयर की रेडियस कितनी है, इस क्यू के कारण स्मॉल एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल एलिमेंट, ये हो गया। फिर फ्लक्स निकाल लेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर हम पूरे गॉसियन सरफेस का, जो क्लोज सरफेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना हो तो क्या करोगे, हाँ, तो फ्लक्स ऑफ द होल गॉसियन सरफेस फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब आगे बढ़ेंगे, बोलते चलें ई डी एस कॉस थीटा, पर यहाँ पर कितना है 0, ठीक है। आगे बढ़ें तो अब ये हमारे पास आएगा फाई इक्वल टू, ई बाहर ले लें और यहाँ पर डी एस, ये डी एस इंटीग्रेशन करना है, एस हो जाएगा। ई की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे जो ये वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एस क्या है, एस है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि हमने स्फीयर लिया है। तो एस है एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस थ्योरम हो गई। एक बात तुमने यहाँ पर देखी होगी कि जो हमने आर डिस्टेंस मानी थी यहाँ पर, वो आर डिस्टेंस इसमें नहीं है। आर डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है कि ये स्फीयर हमारा छोटे साइज़ का हो या फिर बड़े साइज़ का हो, आर का तो कोई इफेक्ट है नहीं। तो जो ये छोटा वाला स्फीयर है और जो बड़ा वाला स्फीयर है, इन दोनों का फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि छोटे वाले स्फीयर से होकर के ये 4 लाइंस पास हो रही हैं और बड़े वाले स्फीयर से भी ये 4 लाइंस पास हो रही हैं, तो सेम फ्लक्स है। तो फार्मूले से भी समझ सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो स्मॉल आर का मतलब रेडियस यानी साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। साइज़ आपके गॉसियन सरफेस का छोटा हो या बड़ा हो वो सेम होगा। किस पर डिपेंड करता है, केवल चार्ज पर। और चार्ज जो होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। इसे हम एनक्लोज्ड चार्ज बोलेंगे। कौन सा चार्ज बोलेंगे, एनक्लोज्ड चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो गॉसियन सरफेस का ये फ्लक्स है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एनक्लोज्ड चार्ज पर। अब यहाँ एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर मान लो गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज ना होता, कई चार्ज होते इस तरह से,
तो जितने भी चार्जेस हैं इन सभी को विद साइन हम ऐड कर देंगे और जो भी आएगा वो हम क्यू की जगह पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो इसका डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन को नोट कर लें जल्दी से, इसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट करा देता हूँ। कितने लोगों के पास ये डेरिवेशन है ऑलरेडी? कितने लोगों के पास है? बकाया लोग जल्दी करें। तो बताओ स्टेटमेंट क्या होना चाहिए इसका? ये जो फाइनल रिजल्ट है इसके बेस पर स्टेटमेंट क्या बनेगा गॉसेस थ्योरम का? सभी लोग सोच लें, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहें, जिनका लिखा हुआ है ऑलरेडी वो लोग सोचें और अपनी डेफिनेशन बताएं। बताओ अनुराग तिवारी। जो लोग लिख रहे हैं वो जल्दी जल्दी लिखें। इसका हम स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं? फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। ये लिया ना हमने, क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, अपान में एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नेट। नहीं लिख सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए टाइम्स, टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई दैट क्लोज्ड सरफेस। तो लिख लें स्टेटमेंट इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स of a closed surface ब्रैकेट में लिख देना गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ब्रैकेट बंद कर दें।
is equal to 1 upon epsilon naught 1 upon epsilon naught of the net charge enclosed by that surface. और नीचे लिखेंगे नोट नंबर 1, देखो इस फार्मूले में स्मॉल आर नहीं है ना, तो इसमें लिख देना एब्सेंस ऑफ स्मॉल आर, absence of small r in the expression, in this expression कर देना, in this expression represents that electric flux of the Gaussian surface does not depend upon the size and shape of the Gaussian surface. Note number 2, electric flux depends only on the enclosed charge. And does not depend upon location of the charge inside Gaussian surface. मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि चार्ज आपका सेंटर पर ही हो, गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं भी ये हो सकता है। ठीक है, मैंने कल तुम लोगों से पूछा था कि फ्लक्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने कहा था फार्मूला देख के ही आप समझ सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से हमको मिल रही है। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखिए कि अगर अंदर ये पॉजिटिव चार्ज ना होता, सपोज करो नेगेटिव चार्ज होता अंदर, तो लाइंस ऑफ फोर्स इन्फिनिटी से आती और यहाँ पर एंड हो जाता। लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर एंड हो जाती यहाँ करके इन्फिनिटी से यहाँ तक, ये पूरा डायरेक्शन जो है बदल जाता। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, फाई ई इक्वल टू अगर नेगेटिव चार्ज आया तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आया है, अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि फ्लक्स हमारा पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, चार्ज के अकॉर्डिंग तो समझ सकते हो ना कि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज रखेंगे नेगेटिव आएगा। लाइनें देख करके भी आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा या नेगेटिव फ्लक्स होगा। यहाँ पर जब लाइनें अंदर एंटर करती हैं गॉसियन सरफेस के,
तो वो आपका नेगेटिव फ्लक्स हो गया। और जब ये अंदर से बाहर की तरफ लाइनें जाती हैं तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, फ्लक्स से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उसको देख लेंगे। ये बताओ, जैसे हमने एक सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सब लोग पहले समझें, कहाँ रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सिलेंडर रख दिया है। बताइए कितनी लाइनें पास हो रही हैं इससे होकर के, दो लाइनें इससे होकर के पास हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनें पास हो रही हैं इन्हीं को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसमें जो सरफेस 1 है और सरफेस 2 है, ये प्लेन सरफेसेस हैं। ढोलक तो जानते हो ना, ढोलक, ढोलक में प्लेन सरफेसेस होते हैं ना दो, वही प्लेन सरफेसेस हैं, लेकिन ये जो है ये कर्व्ड सरफेस है। तो मुझे ये बताओ, सरफेस 1 का जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि वो लाइनें अंदर एंटर कर रही हैं। सरफेस 2 का फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो जितना यहाँ पर नेगेटिव है उतना ही यहाँ पॉजिटिव है, और अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि सरफेस 1 का फ्लक्स नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, तो उसका तरीका ये है कि आप इस सरफेस का एरिया ड्रॉ करेंगे। पहले एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यही होता है ना। तो ये तुम्हारा एस हो गया डायरेक्शन, और ये ई का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ ई है टूवर्ड्स राइट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एस कहाँ है? टूवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर हम इसका फार्मूला निकालना चाहें तो इसमें हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला कल मैंने डिराइव करवाया था। थीटा कितना हो जाएगा ई और एस के बीच में? यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, और ये देखो कॉस 180 कितना होता है? -1, तो ये माइनस ई एस आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ का फ्लक्स निकालना चाहें तो कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ भी एरिया हम ड्रॉ कर लें, आउटवर्ड होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब बताओ ई और एस के बीच का एंगल यहाँ कितना है? तो यहाँ पर φ2 इक्वल टू हो जाएगा ई एस कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो ई एस आ गया। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये नेगेटिव फ्लक्स हो गया और ये पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। तो दो तरह से आप लोग केवल देख करके भी बता सकते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और इस तरह से भी बता सकते हैं। अब जब नेट फ्लक्स की बात आती है तो फ्लक्स ये हो गया φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2, तो ये आपका 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि हम φ इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और अगर ये गड़बड़ करके आ जाओगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे फिर? ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नोट्स में लिखाया है जस्ट वही चीज़ है एग्ज़ाम में आने वाली। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आती हैं, हर सारी चीज़ तो लिखवाई नहीं जाती ना, वो समझनी होती हैं। तो मैंने कहा कि φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा तरीका ये भी है 0 प्रूव करने का कि इस सिलेंडर के अंदर कोई एनक्लोज्ड चार्ज नहीं है, तो क्यू नेट क्या रख दिया जाएगा? 0।
तो भी हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि जीरो है। तो दो तरह से हम फ्लक्स जीरो प्रूव कर सकते हैं, दो तरह से हम फ्लक्स नेगेटिव और पॉजिटिव प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ कर्व्ड सरफेस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस पर फ्लक्स होगा या नहीं होगा। तो कर्व्ड सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, वो तो सभी जगह टुवर्ड्स राइट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस स्मॉल एलिमेंट का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड यहाँ की तरफ होगा। बोलिए ई और डी एस के बीच का एंगल कितना हो गया? जब ये 90 डिग्री हो गया तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? ई एस कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई क्लोज्ड सरफेस रख दिया तो उसका नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। कर्व्ड सरफेस का भी जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर ये बताओ, लाइनें तो पास हो रही हैं इससे होकर, लेकिन फ्लक्स क्या आ रहा है? जीरो। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया था इस जगह पर मैंने बताया था कि यहाँ फ्लक्स है। तो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या यूनिफॉर्मिटी दिख रही है तुमको? यहाँ भी लाइंस ऑफ फोर्स हैं, यहाँ भी लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है। तो ये तो सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है। तो जिसके अंदर चार्ज नहीं है उसका फ्लक्स क्या है? जीरो। लेकिन जिसके अंदर चार्ज मौजूद है उसमें फ्लक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब हम बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। हेडिंग कर लें, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो जानते हो कैसे आता है? वो ये पूछ लेगा कि नेट चार्ज अंदर जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा, और जस्टिफाई और आंसर। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? कोशिश करें कि मैथमेटिकली उसको जस्टिफाई करें। ठीक है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू नेट इक्वल टू जीरो, फिर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसमें क्यू नॉट जीरो रख करके आप प्रूव कर दें कि ये फाई जीरो हो गया। तो मैथमेटिकली इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। जस्टिफाई का मतलब ये है। और अगर कहीं पर तुम मैथमेटिकली नहीं कर सकते हो, कहीं कहीं थ्योरेटिकली भी आंसर लिखा जाता है, तो वो भी जस्टिफिकेशन ही होता है। तो मैं क्या बताना जा रहा हूँ? एप्लीकेशंस और ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का यूज़ हम करते हैं जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? तो फर्स्ट नंबर हेडिंग कर लेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, expression for electric field produced by a charged spherical cell, produced by a charged spherical cell। ठीक है, स्फेरिकल सेल का क्या मतलब हुआ? बोलो, स्फेरिकल सेल का क्या मतलब हुआ? नहीं बता सकता है कोई? एक हॉलो स्फीयर जिसकी जो वॉल होना चाहिए वेरी थिन होना चाहिए। तो ये हॉलो स्फीयर और
जब हमने इसको चार्ज दिया तो वो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सरफेस पर। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ इस जगह पर, तो मुझे क्या करना होगा? मैं ही बता देता हूँ क्या करना होगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो उस पॉइंट से पास होने वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। नंबर 1 याद रखें हमेशा, गॉसियन सरफेस का शेप एंड साइज कोई निश्चित नहीं रहता, लेकिन डेरिवेशन की सुविधा के लिए हमें करना ये होगा कि जिस शेप का ये तुम्हारा चार्ज बॉडी है उसी शेप का बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनाया ये बना दिया इसी शेप का, यानी स्फेरिकल। तो पहला काम क्या है हमारा? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से जाने वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। फिर गॉसियन सरफेस में एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेंगे ds, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तुम लोग कहोगे दोनों पैरेलल क्यों बना दिए आपने? मैंने कल बताया था स्फीयर में कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो अलोंग टू रेडियस होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग टू रेडियस ही होती है इसमें। अब मुझे ये बताइए लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? यहाँ सरफेस से, ठीक है, ये सरफेस से स्टार्ट होती हैं लाइंस ऑफ फोर्स, अलोंग टू रेडियस रहनी चाहिए। अब तुम लोग कहोगे लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से क्यों नहीं स्टार्ट होती हैं? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो अंदर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगी, ठीक है। तो अब हमको इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। डायग्राम बना लो जल्दी से, इसके बाद करते हैं आगे। यहाँ पर स्फेरिकल सेल की रेडियस हम कैपिटल R कर लेते हैं और ये जो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस हम स्मॉल r कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम चाहें तो इसका नाम भी लिख लें पॉइंट P। डायग्राम बनाने के बाद ही पॉइंट लिखें। ये पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। हो गया। और अब लिखेंगे इसमें रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल इक्वल का साइन बना के कैपिटल R लिख दें। फिर लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सेल, इक्वल का साइन बना के Q लिख दें। अब नीचे से लिख देंगे फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और जो यहाँ पर पॉइंट P है
याद रखेंगे, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा सेल के बाहर है। लिखो नीचे से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट electric flux of small element of the Gaussian surface और ये बन जाएगा डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द होल गॉसियन सरफेस और इसमें इंटीग्रेशन कर दें वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा। एस की जगह पर क्या लिखोगे भाई? एस का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल, और उस स्फेरिकल का जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बाई गॉसेज थ्योरम फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ जरा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? ये देखो, डॉट 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 देख रहे हो ना, ये है गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? ये है, और ये चार्ज कितना है? Q। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया हमने इसमें। इक्वेशन सेकेंड। और अब इसके बाद दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे? इक्वल कर दोगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये अपान में ले आओ, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। और अब अगर हम यहाँ सरफेस पर निकालना चाहें, तो जब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये स्मॉल आर नहीं होगा, क्या होगा? कैपिटल आर। तो सेकंड नंबर में लिख देना, एट द सरफेस of a spherical cell at the surface of spherical cell, मतलब सिचुएशन है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये है ना। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर।
थर्ड नंबर, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल का मतलब है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इनसाइड का मतलब देखो इधर, इनसाइड का मतलब यहाँ, जैसे जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो ये डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटी हो जाएगी। अब बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी या नहीं होगा? कैसे जाना नहीं होगा? मैंने अभी बताया था एक तरीका, मैंने ये तरीका बताया था कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उस पॉइंट से पास होने वाला क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस, और फिर देखेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है या नहीं है। तो देखो ये इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है? 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके।